वर्क एंड एनर्जी, पावर भी है उसमें, वर्क पावर एनर्जी नाम का चैप्टर है अपना, सेकेंड चैप्टर 9th का, वर्क एंड एनर्जी। तो सबसे पहले देखेंगे वर्क और टाइप्स ऑफ वर्क, ठीक है। तो वर्क होता क्या है, वर्क, व्हाट इज वर्क, वर्क वर्क। तो जैसे कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे बैठ गया मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं वर्क कर रहा हूँ, बराबर है। कोई लड़का कंप्यूटर पे बैठा है, आईटी का जॉब कर रहा है 9 से लेके 5 तक, तो वो भी वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप, सब लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। आप लोग राइटिंग कर रहे हो, होमवर्क कंप्लीट कर रहे हो, आप बोल रहे हो सर मेरा वर्क, होमवर्क, वो मेरा वर्क बाकी है सर, मैं वर्क कर रहा हूँ। तो ये जो वर्क है ना, वो वर्क और ये अपना फिजिक्स वाला वर्क अलग है। ये वर्क क्या होता है कि सर जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हम बोलते हैं कि वर्क इज सेड टू बी डन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड, पहले डेफिनेशन लिखो, सेड टू बी डन व्हेन द फोर्स इज applied on an object causes डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट का क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब क्या है कि सर ये सपोज ये एक वॉल है या फिर बोर्ड है, मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो मैं बोलूंगा सर मैं वर्क नहीं किया। जैसे कि बोला था नहीं ना, जैसे कि मैं एक वॉल है यहाँ से सामने, ठीक है, मैं भागते भागते आ रहा हूँ, वॉल को धक्का मारा हूँ, दिन भर मैंने वही काम किया, थक गया मैं शाम तक, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि यार मैंने कुछ, मतलब फॉर्मूला वाइज तो मैंने कुछ वर्क यहाँ पे किया नहीं है, क्योंकि मैंने जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो वर्क का मीनिंग यही है कि सर फोर्स लगाओ और ऑब्जेक्ट का होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं अपन वर्क। तो इसका फॉर्मूला से चलो, ये देखो, ये बॉक्स है, इस पे आप लगा रहे हो फोर्स, अगर ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ब्लॉक इस पोजीशन से यहाँ पे अगर आ गया, यहाँ तक आ गया ब्लॉक, ठीक है, ये एस मीटर अगर आपने डिस्प्लेसमेंट किया, तो मैं बोलूंगा आपने वर्क किया, क्योंकि फोर्स लगा और डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फॉर्मूला है, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला वर्क का, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी देखो सोचो थोड़ा कि अगर फॉर्मूला है तो हम यूनिट भी निकाल सकते हैं, कैसे करेंगे रे, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का यूनिट क्या है सर, फोर्स का यूनिट लास्ट चैप्टर में देखा था न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, तो वर्क का यूनिट बन गया न्यूटन मीटर, क्या बन गया, न्यूटन मीटर, और इसी को हम बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं, जूल, क्या बोलते हैं, जूल। तो 1 जूल, बुक में पूछता है व्हाट इज 1 जूल, 1 जूल का वर्क मतलब क्या होता है, 1 जूल का वर्क मतलब होता है कि आप किसी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाओ और उसका डिस्प्लेसमेंट कर दो 1 मीटर, बस इतना ही है। मतलब क्या, सपोज ये ब्लॉक का अगर मास है 1, सॉरी मास नहीं, मैं इस ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा हूँ 1 न्यूटन का, कितना लगा रहा हूँ 1 न्यूटन का, और इस फोर्स से मैं अगर इसको 1 मीटर डिस्प्लेस कर देता हूँ, तो मैं बोल दूंगा कि मैंने कितना वर्क किया, 1 जूल। आपको अगर बहुत इच्छा हो गई घर पे कि मुझे वर्क 1 जूल का वर्क करना है, तो मैं बोलूंगा किसी एक ऑब्जेक्ट लो, उस पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाओ और उसका डिस्प्लेसमेंट कर दो 1 मीटर, तो वो हो गया 1 जूल, ठीक है। ठीक है सर, सिंपल है। ये हो गया एसआई, सिस्टम इंटरनेशनल। सीजीएस में क्या करेंगे इधर, सीजीएस यूनिट अगर निकालना है, सीजीएस, सीजीएस यूनिट कैसे निकालेंगे, तो सीजीएस यूनिट अगर निकालना है तो मैं बोलूंगा कि भाई न्यूटन, फोर्स का फॉर्मूला, पहले वर्क का फॉर्मूला लिख दो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है, याद है, फोर्स का सीजीएस यूनिट वो होता है डाइन, वो होता है डाइन। मतलब कैसे,
अगर भूल गए होगे तो मैं थोड़ा याद दिला देता हूँ। देखो 2 मिनट में बोलता हूँ मैं। फोर्स का फॉर्मूला होता था सर, फोर्स होता था मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट होता है केजी और एक्सेलरेशन का होता था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को अपन बोलते थे न्यूटन। तो 1 न्यूटन मतलब अगर किसी ने पूछा तो बोलने का 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझा? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब आप अगर 1 kg के डब्बे को फोर्स लगा के अगर उसका एक्सेलरेशन कर देते हो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब समझ लो आपने वर्क किया 1 न्यूटन। 1 kg का डब्बा लेने का है, उस पर फोर्स लगाओ, इतना फोर्स लगाओ कि उसका एक्सेलरेशन हो जाए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अपन बोल देंगे वर्क डन इज 1 न्यूटन, ठीक है। लेकिन सीजीएस यूनिट क्या था? सीजीएस, तो देखो सीजीएस यूनिट के लिए आपको हर क्वांटिटी को लेना, केजी को लेना पड़ेगा सेंटीमीटर, ग्राम सॉरी ग्राम में, और मीटर को लेना पड़ेगा सेंटीमीटर में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले फोर्स का करके देखता हूँ, फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होगा, ठीक है। फोर्स मास केजी में करना है, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसको बोलते हैं न्यूटन। तो 1 न्यूटन मतलब क्या होता है? 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहां से लगता है, सबसे पहले मैं फोर्स का निकाल के देता हूँ, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स कैसे निकालेंगे? देखो एग्जाम में पूछता ही है। तो मैं लिखूंगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी को अपन लिखेंगे ग्राम में, सीजीएस में वही होता है ना, 1 kg मतलब 10⁻³ ग्राम, 1000 को लिखेंगे 10⁻³। 1 मीटर मतलब 10⁻² सेंटीमीटर, 1 मीटर मतलब 100 को लिखा 10⁻², 1000 को लिखा 10⁻³, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ 1 न्यूटन इज इक्वल टू सीजीएस फॉर्म में 10⁻³ इंटू 10⁻², पावर का होता है एडिशन, तो मैं 3 + 2 बोल दूंगा 5, 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को बोलते हैं डाइन, मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ये याद रखना, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, ठीक है। समझा? तो अपने को अभी करना है सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क निकालना है, ठीक है। तो सीजीएस यूनिट कैसे निकालेंगे? 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन, न्यूटन का सीजीएस यूनिट क्या होता है? 1 न्यूटन सर डाइन होता है 10⁵, 1 न्यूटन को मैं लिखूंगा 10⁵ डाइन, इनटू 1 मीटर का सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, मतलब 10⁻² सेंटीमीटर। तो अभी अपन लिखेंगे 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर, इसको बोलते हैं अर्ग या फिर अर्ज, जो भी बोलना है बोलो। दो चीजें याद रखना जिंदगी में, एक 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, दूसरा 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ज। ये दो चीजें एग्जाम में पूछता है। अर्ग मतलब क्या है सर? ये है सीजीएस यूनिट, ये है आपका एसआई यूनिट, ये भी सीजीएस, ये एसआई, ठीक है। तो अभी इसके बाद वर्क का तो फॉर्मूला देख लिया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कितनी टाइम लगा रहे? टाइम कितनी है? बस बस बस, ठीक है ठीक है, थोड़ा स्पीड में करता हूँ मैं। मोबाइल, हाँ ठीक है ठीक है, मोबाइल का मेमोरी कार्ड फुल हो जाएगा नहीं तो देखो, अगर मैंने पूछा मैं किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा हूँ 20 न्यूटन का, और डिस्प्लेसमेंट हुआ 300 सेंटीमीटर, बताओ कितना वर्क किया? तो कुछ नहीं लिखने का, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल टू 20 इंटू 300 सेंटीमीटर है। ऐसे इमेजिन करो ना, एक ब्लॉक है, इस पर फोर्स लगा रहे 20 न्यूटन का, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 300 सेंटीमीटर। अभी सेंटीमीटर में तो चलता नहीं है, तो अपन क्या लिखेंगे 300 डिवाइडेड बाय 100। सेंटीमीटर को मीटर में कैसे करेंगे? डिवाइड बाय 100, मीटर को सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये कट, वर्क इज इक्वल टू 20 इंटू 3, 60 जूल,
सिंबल दिख रहे हैं तो कैपिटल जे, पूरा लिखना है तो स्मॉल JOULE, ठीक है। तो अभी देखो हम मनीष, अभी वर्क का जो फॉर्मूला दिया है ना बुक में, एक और फॉर्मूला है, वो होता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अभी ये कॉस थीटा क्या लफड़ा है, हम मुझे गणेश 10 मिनट, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ये नया फॉर्मूला है। अभी इसका मीनिंग क्या है समझना है, ठीक है। इसका मीनिंग समझते हैं पहले। देखो ये एक ब्लॉक है, ठीक है। इस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और इस फोर्स के ना अभी दो कंपोनेंट, दो हिस्से हो जाते हैं। एक होता है इस एक्सिस पे, एक होता है इस एक्सिस पे। इसका अभी अपने को जरूरत नहीं है, ये एंगल है थीटा, और इस फोर्स के इस हिस्से की वजह से डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है सर, इधर कुछ s मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल होता है, उस एंगल को हम बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। अभी ये कॉस थीटा क्या है, अभी ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, वो ट्रिग्नोमेट्री आप सेकंड सेमेस्टर में समझोगे। अभी के लिए इतना समझो कि जो एंगल होगा ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ cos 0 1 cos 30, आपको बिल्कुल लर्न करने की जरूरत नहीं है। हाँ, cos √3/2 cos 45 1/√2 cos 60 1/2 और cos 90 0। ये चीजें याद रखना, अभी क्वेश्चन में लगेगा। तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बीच में जो एंगल होता है उसका बोलते हैं थीटा। हमें उस एंगल की वैल्यू पुट नहीं करनी है, उसके कॉस फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है, उसके कॉस फंक्शन की। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं इस ऑब्जेक्ट पे मैं फोर्स लगा रहा हूं 100 न्यूटन इस डायरेक्शन में, और इसकी वजह से इसका इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है 5 मीटर, और ये एंगल है आपका सपोज 60 डिग्री। तो बताओ कितना वर्क किया, तो मैं बोलूंगा वर्क इज इक्वल टू फोर्स 100, डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 इंटू थीटा, नहीं थीटा 60, यहाँ पे 60 नहीं लिखने का, यहाँ पे देखने का कि cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2। तो इसको मैं लिखूंगा 100 डिवाइड बाई 2 50, 50 इंटू 5 250 जूल। समझा? सपोज मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, वो भी ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है इधर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, और डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस डायरेक्शन में 20 मीटर। फाइंड द वर्क, तो मैं लिखूंगा वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कितना फोर्स है रे 20, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 20, एंगल कितना है 30, तो cos 30 की वैल्यू 30 लिखने का नहीं, कितना है √3/2, तो ये हो गया 10। तो मैं इसको बोलूंगा 200 √3, बस इतना ही लिखने का है, खत्म। इतना वर्क किया। एक और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0 है, इसका मतलब क्या है रे, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में फोर्स लगा रहा हूं इधर, और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है इधर, फोर्स भी इधर डिस्प्लेसमेंट भी इधर, एंगल हो गया 0। यहाँ पे फोर्स देखो ना, ये एंगल है, एंगल कम करो 29 28 17 16 10 9 8 7 6 0। जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट है तो थीटा हो जाता है 0, तो ये एंगल हो जाता है आपका 0। मैं बोलता हूँ फोर्स है 100 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर और थीटा है 0। कैलकुलेट द वर्क, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। वर्क इज इक्वल टू फोर्स कितना है 100, डिस्प्लेसमेंट 2, कॉस थीटा, कॉस 0, 0 पुट नहीं करने का, यहाँ पे कॉस 0 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 लिखो, ये हो गया 200 जूल। ठीक है। अभी इसके बाद होता है, चलो 90 डिग्री का एक क्वेश्चन बोलता हूँ मैं, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वही ब्लॉक है अमेजोन वाला, इस पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट इसका करना है इस डायरेक्शन में। बोलो cos 90 की वैल्यू लिख देता हूँ मैं, cos 90 होता है आपका 0। मैंने फोर्स लगाया 100 न्यूटन का, ये ब्लॉक उधर जा रहा था, मैं फोर्स इधर से लगा रहा था, ब्लॉक पहले से उधर जा रहा था,
2 मीटर गया होगा ब्लॉक। बोलो वर्क कितना होगा? मैं बोलूंगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। इस फोर्स की वजह से इस डायरेक्शन में वर्क कितना, ये कैलकुलेट कर रहे हैं। फोर्स कितना है 100, टू कॉस कितना लेंगे रे 90, कॉस 90 होता है 0, वर्क डन क्या हो गया सर 0। मतलब अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है तो वर्क डन होता है, उस फोर्स की वजह से वर्क डन होता है 0। जैसे कितना चलेगा गणेश? 12 12 15। जैसे देखो सबसे पहले मैं लेता हूँ पॉजिटिव वर्क, फिर उसके बाद वो आ जाएगा 0 वर्क में। व्हेन व्हेन पूरा नहीं लिखूंगा, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन मतलब थीटा कितना होगा एंगल दोनों के बीच में 0 डिग्री, वर्क डन इज पॉजिटिव, वर्क डन इज पॉजिटिव। एक फुटबॉल रखा, मैंने उसको किक किया, तो फुटबॉल को जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में फुटबॉल गया, मतलब फोर्स भी इधर डिस्प्लेसमेंट भी इधर, एंगल 0, वर्क डन पॉजिटिव। एक ब्लॉक को हम अगर अपन पुश कर रहे हैं तो अपन जिस डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं इसे, आप उसको पुश करते करते लेके जा रहे हो इधर, वो भी जा रहा है इधर, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, वर्क डन इज पॉजिटिव वर्क। थोड़ा स्पीड में हो रहा है इसलिए मुझे। निगेटिव वर्क, व्हाट इज निगेटिव वर्क? यहाँ पे लिखने का कि सर अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में है? अपोजिट डायरेक्शन, मतलब थीटा है 180 डिग्री। कैसे रे? फोर्स इधर है, ऑब्जेक्ट जा रहा है भाई इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो ये एंगल जो है ना दोनों का ये हो जाता है 180 डिग्री। आप बोलोगे सर ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं है। अरे समझो ना, ये ब्लॉक चौक को अगर मैंने ऊपर फेंका तो चौक जा रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, इस पे ग्रेविटी लग रही है इधर, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ये जा रहा है ऊपर, ठीक है, मैंने फोर्स लगाया ऊपर, ये जा रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, ठीक है, इस पे ग्रेविटी लग रही है नीचे के डायरेक्शन में, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इन दोनों के बीच में इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, एंगल 180 डिग्री है, तो मैं बोलूंगा वर्क डन बाय ग्रेविटी निगेटिव है। ग्रेविटी तो बेचारे को नीचे खींच रहा है और ऑब्जेक्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो वर्क डन निगेटिव। ये देखो ये एक एग्जांपल, ये ब्लॉक को आप उधर लेके जा रहे हो फोर्स लगा के, फ्रिक्शन फोर्स, पता है फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। फ्रिक्शन फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है, उसकी वजह से यहाँ पे अपन चल रहे हैं। अगर एकदम स्मूथ सरफेस कर दो, ऑयल डाल दो यहाँ पे फर्श पे, तो मेरे को चलना मुश्किल हो जाएगा, फ्रिक्शन हो जाएगा कम। अभी वो क्यों होता है? इंटरलॉकिंग होती है इनके बीच में। तो ये फ्रिक्शन फोर्स, अभी जब ब्लॉक इधर जा रहा था तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था सर पीछे की डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब ब्लॉक का मोशन हो रहा है इधर और फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इधर, तो मैं बोल दूंगा सर, मैं बोल दूंगा डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो रहा है? ये डायरेक्शन में, तो मैं बोल दूंगा एंगल कितना है 180 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन फोर्स के बीच में एंगल 180, तो मैं बोल दूंगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज निगेटिव, ठीक है, वर्क डन इज निगेटिव, वर्क डन इज निगेटिव। इसका एग्जांपल याद रखने का, फ्रिक्शन होता है अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकोगे, आप ऊपर फेंकोगे नहीं, अगर आप अब सपोज अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर जा रहा है ब्लॉक, तो उस पर फोर्स लग रहा है नीचे, जब तक वो ऊपर जाएगा तब तक वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स निगेटिव रहेगा। जब वो नीचे आने लग जाएगा तो वो भी पॉजिटिव रहेगा ना, फोर्स नीचे लग रहा है वो भी आ रहा है नीचे, पॉजिटिव, ठीक है, एंगल 180 डिग्री। अभी देखते हैं जीरो वर्क, क्या देखेंगे? जीरो वर्क, व्हाट इज जीरो वर्क? भाई जीरो वर्क के दो कंडीशन है, आपने फोर्स अप्लाई किया और उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट है 0, फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कुछ डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, मैं ये वॉल पे आया उधर से, मैंने जोर से मुक्का मारा या फिर किक किया, वॉल का 0 डिस्प्लेसमेंट, फोर्स लगाया लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो मैं बोल दूंगा वर्क डन इज 0, वर्क डन इज
जीरो, या फिर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो वर्क डन हो जाता है जीरो। क्योंकि देखो ना, ऑब्जेक्ट को मुझे अगर इस डायरेक्शन में ले जाना है और मैं फोर्स लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में, तो इस फोर्स की वजह से इस डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, इस फोर्स की वजह से इस डायरेक्शन में थोड़ा भी हेल्प नहीं होगा सर। तो मैं बोल दूंगा वर्क डन बाय दिस फोर्स इज ऑलवेज जीरो। क्यों? डिस्प्लेसमेंट करना था इस डायरेक्शन में, समझ रहे हो? देखो सैटेलाइट का एग्जांपल दिया है बुक में बोला है कि सर ये है अर्थ, यहाँ पे है सैटेलाइट और वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इधर और इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी है इधर, दोनों पे एंगल है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स और सैटेलाइट की वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट में एंगल है 90 डिग्री। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सैटेलाइट इज ऑलवेज जीरो। समझ रहे हो? ये अगर कैमरा है, मैं इसको अगर इस डायरेक्शन में फोर्स मारूं तो ये ट्राइपॉड ऐसे सीधे जाएगा, और मैं बोलूं कि यार इस फोर्स की वजह से इधर कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वो जीरो ही रहेगा सर।